हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। हम भूगोल के क्रम में क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे हैं और आज के इस क्लास में हम तापमान के लंबवत वितरण पर बात करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर वर्टिकल रूप में कैसे होता है और साथ ही साथ इसके संबंधित दो और टॉपिक पे बात करेंगे। एक है तापीय प्रतिलोमन टेम्परेचर इन्वर्जन, जिसको तापीय व्युत्क्रमण भी कहते हैं, और तीसरा टॉपिक होगा रुद्धोष्म ताप परिवर्तन एडियाबैटिक टेम्परेचर चेंज। तो आज इन तीनों टॉपिक पर हम बात करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तापमान का लंबवत वितरण क्या है। लंबवत वितरण, इस चीज़ पे हम बात करें कि किस प्रकार से तापमान ऊपर स्थिर होता है ऊंचाई में, लंबवत वितरण कहा जाता है उसे। जब भी कभी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसका सीधा सा अर्थ होता है समुद्र तल से ऊपर जाने पर टेम्परेचर किस प्रकार से वेरी करता है, बदलता रहता है, उसी को तापमान का लंबवत वितरण कहा जाता है। क्षैतिज वितरण का मतलब होता है धरातल पर क्षैतिज रूप से तापमान किस प्रकार से व्यवस्थित है, कहाँ पर ज़्यादा है कहाँ पर कम है, उसको हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। उसे हम आगे पढ़ेंगे। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर का सीधा सा मतलब है वायुमंडल की सबसे निचली परत से, यानी सी लेवल से लेकर के और ऊपर तक जब हम जाते हैं तो वायुमंडल का जो टेम्परेचर है वो किस प्रकार से बदलता है, कम पड़ता है या ज़्यादा होता जाता है, इसी पर हम बात करेंगे। तो लंबवत वितरण में सिंपल सा फंडा है। सबसे पहले आपको देख लेना है कि वायुमंडल किस प्रकार से पृथ्वी के ऊपर व्यवस्थित है, उसी के हिसाब से आप समझ लेंगे। ये पृथ्वी है। पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल की विभिन्न परतें स्थिर होती हैं, जिनके नाम आप पढ़ चुके हैं। सबसे ऊपर जो परत है, जो पृथ्वी के सबसे निकट है, वो है आपकी क्षोभ मंडल। ये है परत क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। और इसके ऊपर दूसरी परत होती है जिसको कहते हैं समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। समताप मंडल। समताप मंडल के ऊपर जब हम जाते हैं तो वायुमंडल की जो तीसरी परत है उसको मीजोस्फीयर, मध्य मंडल कहा जाता है। और मध्य मंडल के ऊपर हम जब जाते हैं तो आयन मंडल होता है, आयन मंडल। और इसके ऊपर हम जब जाते हैं तो मिलता है हमें बाह्य मंडल, एक्सोस्फीयर, बाह्य मंडल। तो इस तरह से पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल की विभिन्न परतें ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, आयनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर स्थित हैं, जो कि क्लाइमेट की ज़्यादातर घटनाएं, मैक्सिमम या आप कह सकते हैं सभी घटनाएं, सबसे पहले मंडल जो पृथ्वी के सबसे निकट वायुमंडल है, जिसको क्षोभ मंडल कहा जाता है, यहीं पर होती हैं। तो जब हम तापमान का लंबवत वितरण की बात करते हैं तो मुख्य रूप से हमें क्षोभ मंडल की ही बात करनी होती है, लेकिन वायुमंडल चूंकि ऊपर तक है तो हम सब जगह पर देखेंगे टेम्परेचर का वितरण किस प्रकार से है। लेकिन जो हमारे क्लाइमेट के लिए सबसे महत्वपूर्ण वितरण है वो क्षोभ मंडल में जो परिस्थितियां हैं वही हैं। तो यहाँ पर हम टेम्परेचर का अगर वितरण देखें तो आप देखेंगे कि पृथ्वी का जो औसत तापमान है, पृथ्वी इस तरह से है, ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी का आपको पता है कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड औसत तापमान पृथ्वी के धरातल का होता है, यानी पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। और पृथ्वी के निकट जो सबसे निकट जो वायु होती है वहाँ पर औसत तापमान अगर निकाला जाए तो लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। फिर इसके बाद में हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे तापमान में गिरावट आती जाती है। ये क्षोभ मंडल में है। अलग अलग मंडल में हम बात करेंगे। तो क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर ताप घटता है। ये किस मंडल की बात हो रही है? क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर ताप घटता है। आपको पहले भी बताया कितना घटता है, उसको कहते हैं सामान्य ह्रास दर। और सामान्य ह्रास दर कितनी होती है, यानी ताप घटने की जो प्रक्रिया है वो कितनी है? सामान्य ह्रास दर ये है 6.4 या 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर।
1000 मीटर ऊंचे जाने पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आ जाती है तापमान में। सिर्फ क्षोभ मंडल की बात हो रही है। तो क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है, उसको सामान्य ह्रास दर कहते हैं। हर एक मंडल की जो सबसे ऊपरी सीमा होती है उसको उसी नाम की सीमा के साथ जोड़ करके नाम बनाया जाता है। जैसे क्षोभ मंडल की जो सबसे ऊपरी सीमा है, जहाँ से समताप मंडल शुरू हो जाएगा, तो उसको कहते हैं क्षोभ सीमा या ट्रोपोपॉज। और जहाँ पर समताप मंडल की सबसे ऊपरी सीमा है उसको समताप सीमा या स्ट्रेटोपॉज बोलते हैं। इसी प्रकार से जो है मीजोपॉज और आयनोपॉज, यानी कि ये किसी भी मंडल की जो सबसे ऊपरी सीमा होती है वहाँ पर भी तापमान आपको याद रखना है 1-2 स्तरों तक। जैसे कि क्षोभ मंडल का जो सबसे ऊपरी लेयर है, ये वाली लेयर, इसको कहते हैं ट्रोपोपॉज, ट्रोपोपॉज, या इसको बोलते हैं क्षोभ सीमा। यानी यहाँ पर आकर के क्षोभ मंडल समाप्त हो जाता है। और जैसा कि पीछे आप पढ़ चुके हो कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई हर जगह पर एक जैसी नहीं होती है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर गर्मी ज़्यादा होती है, इसीलिए भूमध्य रेखा पर वायु का आयतन ज़्यादा हो जाता है, और ध्रुवों पर गर्मी कम होती है, इसीलिए ध्रुवों पर वायु का आयतन उतना बढ़ नहीं पाता है। इसीलिए क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो ध्रुवों पर लगभग 8 किलोमीटर के आसपास ही पाई जाती है, और भूमध्य रेखा के ऊपर जब जाते हैं तो वहाँ पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई औसत में लगभग 17 किलोमीटर तक पाई जाती है। तो क्षोभ मंडल में जब ऊपरी सीमा पर जाएंगे, क्षोभ सीमा पर, तो क्षोभ सीमा पर दो जगह टेम्परेचर आपको देखना है कितना हो जाएगा घट करके। चूँकि घट रहा है तापमान, हर 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड घट रहा है, तो ध्रुवों पर जब ऊपर जाएंगे तो 8 ही किलोमीटर पर आ जाएगी वो सीमा, और जब भूमध्य रेखा पर जाएंगे तो आपको ज़्यादा जाना पड़ेगा, 15 किलोमीटर के ऊपर जाना पड़ेगा। तो चूँकि प्रति किलोमीटर ताप घट रहा है, इसका मतलब है कि ध्रुवों पर जब हम ऊपर जाएंगे क्षोभ सीमा पर तो वहाँ पर कम ही घट पाएगा, और भूमध्य रेखा पर चूँकि ज़्यादा ऊंचाई तक जाना है तो तापमान में गिरावट ज़्यादा आ जाएगी। तो यहाँ पर क्षोभ सीमा में 2 जगह पर भूमध्य रेखा के ऊपर, भूमध्य रेखा के ऊपर जब जाएंगे तो क्षोभ सीमा पर आपको मिलेगा तापमान -55 डिग्री सेंटीग्रेड से -60 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना तापमान वहाँ पर मिलेगा आपको। और अगर हम जाते हैं ध्रुवों के ऊपर, ध्रुवों के ऊपर, तो आपको तापमान -45 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास मिलेगा। अब यहाँ पर भ्रम की स्थिति न हो इसलिए फिर से आपको स्पष्ट कर दें, ये ट्रोपोपॉज पर टेम्परेचर मैं बता रहा हूँ। जैसे कि ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का ध्रुव है, ये ध्रुव है, तो इस ध्रुव का टेम्परेचर नहीं बताया जा रहा, ध्रुव पे टेम्परेचर बहुत डाउन है। लेकिन जब हम वायुमंडल में जाते हैं ऊपर, तो वायुमंडल जो क्षोभ मंडल है वो यहाँ पर इतना ऊंचा है, लेकिन भूमध्य रेखा के आसपास ज़्यादा ऊंचा है। इस तरह से वायुमंडल होगा, यानी यहाँ पर ऊंचाई ज़्यादा है और ध्रुवों के ऊपर ऊंचाई कम है, क्योंकि ध्रुवों पर ठंडा है, इसीलिए वहाँ पर वायु उतना फैलाव नहीं हो पाता, इसलिए ऊपर आपको क्षोभ सीमा जल्दी मिल जाएगी। जब आप विषुवत रेखा के ऊपर बढ़ेंगे तो आपको क्षोभ सीमा ज़्यादा ऊंचाई पर मिलेगी। चूँकि क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर ताप घटता जाता है, इसीलिए भूमध्य रेखा के ऊपर जब आप क्षोभ सीमा पे जाएंगे तो ज़्यादा किलोमीटर ऊंचे जाना पड़ेगा, इसीलिए हर किलोमीटर पर ताप घटते घटते -55 डिग्री सेंटीग्रेड आपको मिलेगा भूमध्य रेखा के ऊपर। और ध्रुवों के ऊपर जब हम जाएंगे क्षोभ सीमा पर तो आपको -45 ही मिलेगा। तो नीचे धरातल पर ध्रुव ज़्यादा ठंडे हैं, लेकिन क्षोभ सीमा पर विषुवत रेखा के ऊपर क्षोभ सीमा ज़्यादा ठंडी है। तो इस तरह से आपका ये क्षोभ मंडल में होता है। अब दूसरा, अगर समताप मंडल में जाएं तो समताप मंडल में आपको पता है कि यहाँ पर ओजोन गैस पाई जाती है। समताप मंडल में 12 से 35 किलोमीटर के बीच में ज़्यादा सघन ओजोन की परत पाई जाती है। और ओजोन की परत क्या करती है? ओजोन की परत अल्ट्रावायलेट किरणों को सोख लेती है, इसीलिए उसका तापमान बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो ताप गिरने की प्रक्रिया थी वो यहाँ पर ऊपर जाने पर धीरे धीरे तापमान बढ़ने की प्रक्रिया आ जाती है और
समताप सीमा पर जाकर के 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान हो जाता है। इसको स्थिर तापमान की कंडीशन मानते हैं, इसीलिए इसको समताप भी कहा जाता है, एक समान ताप बना रहता है। लेकिन टेक्निकली देखें तो इस मंडल में, समताप मंडल में, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान बढ़ता है। ऊंचाई बढ़ने पर ताप बढ़ता है। उल्टा कंडीशंस हो गई। और जब हम समताप सीमा पर पहुंचेंगे, यानी इस लाइन पर, यह है समताप सीमा, इसको बोलते हैं स्ट्रेटोपाज। स्ट्रेटोपाज या समताप सीमा, जहाँ पे समताप मंडल समाप्त हो रहा है, तो स्ट्रेटोपाज पर कितना तापमान हो जाता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसको आप कह सकते हो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर ही होता है। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे थे ट्रोपोपाज पर तापमान कितना था? -60 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब हम और ऊपर गए तो 0 पर आ गया, इसका मतलब तापमान बढ़ा है। फिर जब हम समताप मंडल के ऊपर जाते हैं मध्य मंडल में, तो मध्य मंडल में पुनः तापमान नीचे गिरने लगता है। तो यहाँ पर मध्य मंडल में आ गए, मध्य मंडल। तो मध्य मंडल में क्या है? ऊंचाई बढ़ने पर ताप गिरता है। फिर से उल्टा कंडीशन हो गई। और इसके ऊपर जब हम मध्य मंडल के ऊपर किसी भी मंडल में जाओगे, चाहे आयन मंडल चाहे बाह्य मंडल, तो वहाँ पर ऊंचाई बढ़ने पर ताप बढ़ता है। यानी इसके फिर जस्ट उल्टा कंडीशंस हो जाएंगे। तो यहाँ इसको आप कह सकते हो ऊंचाई बढ़ने पर, यहाँ और यहाँ सब कहीं, ऊंचाई बढ़ने पर ताप बढ़ता है। इसीलिए जब हम मध्य मंडल के ऊपर जाते हैं इस लाइन से, इसके ऊपर जब जाओगे आप, तो फिर आगे गिरेगा नहीं तापमान बढ़ता ही जाता है वायुमंडल में। तो इसीलिए यहाँ पर से लगभग 88 किलोमीटर के आसपास से ये शुरू हो जाती है प्रक्रिया। इसके ऊपर के मंडल को तापमंडल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर तापमान बढ़ता जाता है। हालांकि बाह्य जो मंडल है, एक्सोस्फीयर, वहाँ पर तापमान उच्च होता है, लेकिन डेंसिटी ऑफ एयर, हवा का जो घनत्व है वो बहुत कम होता है। इसीलिए वहाँ पर तापमान का मापन इस साधारण तापमापी से नहीं किया जा सकता है। उसके लिए विशेष तापमापी यंत्र प्रयोग किए जाते हैं। तो नीचे के जो 3 मंडल हैं, यहाँ पर वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। पहले वाले में ऊंचाई बढ़ने पर ताप गिरता है, दूसरे वाले में बढ़ता है, फिर तीसरे में गिरता है, और इसके ऊपर फिर बढ़ता ही बढ़ता जाता है। तो यही है लंबवत वितरण, यानी ऊपर जाने पर तापमान किस प्रकार से व्यवस्थित है। अब दूसरी चीज़ हम देखेंगे, तापीय प्रतिलोमन क्या होता है। प्रतिलोमन का, इसको आप ऐसे ही बना लीजिए, ऐसे ही आपको समझ में आ जाएगा पूरा। तापीय प्रतिलोमन को हम समझेंगे। प्रतिलोमन, या इसको कहते हैं व्युत्क्रमण, अंग्रेजी में कहते हैं इन्वर्जन। इसका मतलब होता है उल्टा कंडीशन हो जाना। अब हम बात करेंगे सिर्फ क्षोभ मंडल की विशेष करके, क्योंकि वहीं से हमारा विशेष मतलब है क्लाइमेट से। हम पढ़ रहे हैं भूगोल के अंतर्गत क्लाइमेटोलॉजी। तो जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं क्लाइमेट की, वो सभी क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फीयर में होती हैं। इसीलिए ट्रोपोस्फीयर में तापमान का वितरण किस प्रकार से है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम पढ़ेंगे तापीय प्रतिलोमन, तापीय व्युत्क्रमण, यानी कि टेम्परेचर इन्वर्जन, तो सीधा सा इसका मतलब होता है, इसका पहले आप अर्थ समझ लेंगे, आप सब कुछ जान जाएंगे। अर्थ क्या है इसका? तापीय प्रतिलोमन का मतलब होता है तापमान जो लंबवत वितरण की दशाएं हैं उसका उल्टा हो जाना। जैसे कि क्षोभ मंडल में हम ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान में निरंतर गिरावट होती है। अगर कभी ऐसी परिस्थिति बन जाए कि ऊंचे जाने पर तापमान में वृद्धि होने लगे, यानी जस्ट उल्टा कंडीशंस हो जाए,
तो उसी को हम कहेंगे तापीय प्रतिलोमन हो गया है, तापीय व्युत्क्रमण हो गया है। तो क्या ऐसी परिस्थितियां परमानेंट बन सकती हैं? नहीं, ऐसी परिस्थितियां परमानेंट नहीं बन सकती हैं, क्योंकि ऊंचे बढ़ने पर तापमान गिरेगा ही, क्षोभ मंडल की ये प्रॉपर्टी है। तो ऐसी परिस्थितियां कब बन सकती हैं और कहाँ बन सकती हैं? तो इस प्रकार की परिस्थितियां किसी विशेष क्षेत्र की विशेष कंडीशन की वजह से बन सकती हैं, यानी कि एक निश्चित एरिया में बन सकती हैं, पूरे क्षोभ मंडल में नहीं, किसी किसी स्थान पर, और विशेष समय पर बन सकती हैं। ऐसा नहीं होगा कि 24 आवर या 10 दिन, 15 दिन या 1 वर्ष के लिए वैसे ही कंडीशंस बनी रहे। कुछ समय के लिए किसी विशेष स्थान पर ये बन सकती हैं, यानी कि तापीय प्रतिलोमन की जो दशाएं हैं वो स्थानिक हैं, यानी लोकल स्थान पे पाई जाएंगी, और कालिक हैं, यानी विशेष समय पर पाई जाएंगी। तो इसका अर्थ सबसे पहले लिख लें। तापीय व्युत्क्रमण का मतलब होता है क्षोभ मंडल में, अगर क्षोभ मंडल में हम हैं, क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर, यानी ऊंचे जाने पर, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान का बढ़ना, ये उल्टा कंडीशन हो गई ना, क्योंकि अभी आपने देखा था क्षोभ मंडल में तापमान घटता है। तापमान का बढ़ना क्या कहलाता है? तापीय प्रतिलोमन। इसी को तापीय प्रतिलोमन कहते हैं। तापीय प्रतिलोमन है ये, और ये प्रक्रिया स्थानिक है और कालिक है। दूसरी चीज है कि यह प्रक्रिया जो है वो 3 चीजें इसमें दर्ज करेंगे। यह प्रक्रिया अस्थायी है, यानी परमानेंट तो है नहीं, कुछ समय के लिए बनेगी। अस्थायी, स्थानिक, यानी किसी किसी जगह पर हो सकती है, हर स्थान पे नहीं होगी, और कालिक, किसी किसी समय पर होगी, हर समय नहीं होगी। तो ये 3 कंडीशंस हैं इसकी, जहाँ पे तापीय प्रतिलोमन हो सकता है। अब तापीय प्रतिलोमन कई प्रकार से बनेगा, क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशन है नहीं, इसके लिए कुछ परिस्थितियाँ बनेंगी। तो जिन परिस्थितियों में ऐसा होता है उसी के आधार पर इसके नाम रखे जाते हैं। तो पहले एक टेबल बना लें कि कौन कौन से प्रकार के तापीय व्युत्क्रमण पाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से 3 कौन से प्रकार होते हैं तापीय प्रतिलोमन के प्रकार? तो देखिए, तापीय प्रतिलोमन, ये सब कुछ निर्भर करता है कि किस प्रकार से वो तापीय प्रतिलोमन बना है, किस प्रक्रिया के द्वारा है। सभी में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान का बढ़ना, यानी तापीय प्रतिलोमन होना सभी में होगा, लेकिन उसकी प्रक्रिया क्या है? देखिए, कभी कभी अलग अलग कारण से ये चीज़ें बन सकती हैं। कभी हवा के मूवमेंट की वजह से भी बन सकती हैं, कभी बिना मूवमेंट के भी बन सकती हैं। तो इसमें 3 मुख्य कैटेगरी बनाई गई हैं। एक को कहते हैं अप्रवाही तापीय प्रतिलोमन। अप्रवाही तापीय प्रतिलोमन। अप्रवाही का मतलब है जिसमें हवाओं का प्रवाह नहीं हो रहा था, बिना हवाओं के चलने से ही कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि तापीय प्रतिलोमन हो गया, यानी नॉन एडवेक्शनल, एडवेक्शनल इन्वर्जन, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, बिना हवाओं के चलने से ही जो बन जाए, कुछ कंडीशंस हो सकती हैं। दूसरा एक है जो मुख्य रूप से हवाओं के चलने के वजह से ही बनता है, तो उसको कहते हैं प्रवाही, या अभिवहन भी बोलते हैं। प्रवाही को अभिवहन भी कहते हैं। तापीय प्रतिलोमन, तापीय प्रतिलोमन, इंग्लिश में इसको कहेंगे एडवेक्शनल टेम्परेचर इन्वर्जन, एडवेक्शनल टेम्परेचर इन्वर्जन। यानी ये प्रवाही, इसमें वायु की गतियों की वजह से टेम्परेचर इन्वर्जन हो रहा है। और तीसरा जो होता है उसको कहते हैं यांत्रिक तापीय प्रतिलोमन, यांत्रिक तापीय प्रतिलोमन, मैकेनिकल टेम्परेचर इन्वर्जन। तो ये 3 प्रकार के तापीय प्रतिलोमन होते हैं। फिर इनमें कुछ पार्ट भी हैं, उनको भी हम देखेंगे कि इसमें कुछ सब टाइप भी हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अप्रवाही, यानी जिसमें पवनों की गतियों का कोई योगदान नहीं है, बल्कि वो
सामान्य दशाओं में होते हैं। तो इन तीनों को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अप्रवाही। अप्रवाही तापीय प्रतिलोमन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि तापीय प्रतिलोमन है जो बिना हवाओं के प्रवाह की वजह से उत्पन्न हुआ है। तो इसमें दो प्रकार हो सकते हैं। एक को कहते हैं धरातलीय तापीय प्रतिलोमन। धरातल के निकट हो जाए अगर ऐसी कंडीशन तो उसको धरातलीय तापीय प्रतिलोमन कहते हैं। इसका दूसरा नाम है विकिरण तापीय प्रतिलोमन। विकिरण की वजह से ही होता है ये, इसीलिए इसको विकिरण तापीय प्रतिलोमन कहते हैं। और दूसरा, अगर धरातल के निकट न होकर के उच्च वायुमंडल में हो जाता है तो उसको उच्च वायुमंडलीय तापीय प्रतिलोमन कहते हैं। उच्च वायुमंडलीय तापीय प्रतिलोमन। अब देखिए धरातल के निकट कैसे हो सकता है। धरातल के निकट टेम्परेचर इन्वर्जन कैसे हो सकता है। पहले नॉर्मल कंडीशंस में धरातल के निकट क्या होता है आप देखिए। दिन में सूर्य की किरणें धरातल पर पड़ती हैं, धरातल गर्म होता है जिससे उसके आसपास का वायुमंडल गर्म होता है। फिर आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था किस प्रकार से नीचे से ऊपर की तरफ वायुमंडल गर्म होता है। इसी वजह से सामान्य परिस्थितियों में नीचे की तरफ का वायुमंडल ज़्यादा गर्म, ऊपर की तरफ का वायुमंडल कम गर्म होता है। इसी वजह से नीचे से ऊपर जाने पर तापमान में गिरावट आती है। ये है नॉर्मल कंडीशन जिसको सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं। अब तापीय प्रतिलोमन में इसके जस्ट उल्टा हो जाना चाहिए, यानी नीचे तापमान कम और ऊपर तापमान ज़्यादा होना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति किन स्थितियों में बन सकती है। धरातलीय प्रतिलोमन में या विकिरण प्रतिलोमन में कैसे हो सकता है। विकिरण प्रतिलोमन। विकिरण प्रतिलोमन के लिए कुछ परिस्थितियां हैं, जैसे कि पहली परिस्थितियां है सर्दी। सर्दी की लंबी रातें। सर्दी की लंबी रातें इसकी परिस्थितियां हैं ये। दूसरा है स्वच्छ आकाश। स्वच्छ आकाश हो, सर्दी का महीना हो, लंबी रातें हो, उच्च अक्षांश, उच्च या मध्य अक्षांश। विशेष करके उच्च या मध्य अक्षांश में ही बनेंगे। निम्न अक्षांशों पर भी यानी भूमध्य रेखा के आसपास भी कभी कभार बन सकती हैं ऐसी स्थितियां, जब अन्य स्थितियां ज़्यादा प्रभावी हो जाएं तो उच्च या मध्य अक्षांश पे बनेगा। स्थिर पवनें। पवनें न चल रही हों, हवाएं न चल रही हों, नहीं तो फिर वो तापमान को मिक्सअप कर देंगी तो फिर इन्वर्जन की कंडीशंस नहीं बन पाएगी। तो स्थिर पवनें हों और धरातल के निकट वायु में नमी की कमी हो। नमी की कमी, ये भी एक कंडीशंस बनेगी। और हिमाच्छादन यानी कि आइस कवर। धरातल पर अगर आइस कवर हो तो और बेहतर कंडीशंस हैं। तो इसको चलो समझ लेते हैं कि विकिरण प्रतिलोमन कैसे बनता है। सर्दी के महीने में आपको पता है उत्तरी गोलार्ध में, भारत में अगर हैं आप, तो लंबी रातें होती हैं। अब लंबी रातें होने से क्या फ़र्क पड़ता है। दिन के समय में दिन छोटे हैं और रातें लंबी हैं, तो सूर्य तप कम देर तक आया और उसके बाद में लंबी रातों के होने की वजह से पृथ्वी से जब विकिरण निकलता है तो वो ज़्यादा देर तक निकलता है और इसीलिए पृथ्वी ठंडी ज़्यादा हो जाती है और दिन के समय वो गर्म कम हो पाती है, क्योंकि दिन छोटा है और रात लंबी है। तो पृथ्वी से निकलने वाला विकिरण जो होता है वो ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, इसीलिए पृथ्वी का धरातल ज़्यादा ठंडा हो जाता है। और जब धरातल ज़्यादा ठंडा हो जाएगा
तो उसके संपर्क में रहने वाली वायु बहुत जल्दी, संपर्क वाली वायु ठंडी हो जाएगी और ऊपर की वायु जो दिन में गर्म हो गई थी वो उतनी जल्दी ठंडी नहीं हो पाएगी। इस वजह से नीचे की वायु, संपर्क वाली वायु ठंडी और ऊपर की वायु गर्म हो जाएगी और यही कंडीशंस जो है वो बन गया प्रतिलोमन का, कि नीचे की ठंडी वायु और ऊपर की गर्म वायु। कैसे बना? पृथ्वी के धरातल के ज़्यादा ठंडे हो जाने की वजह से। और ज़्यादा ठंडा कब हो सकता है? जब रातें लंबी हों, स्वच्छ आकाश हो। स्वच्छ आकाश होने से क्या फ़र्क पड़ता है? पृथ्वी का जो विकिरण है वो सीधे अंतरिक्ष में मुक्त होता रहता है, इस वजह से धरातल ज़्यादा ठंडा होता रहता है। अगर बादल होंगे तो फिर वो विकिरण बादलों से टकरा करके कुछ मात्रा में विकिरण प्रतिलोमन विकिरण के रूप में वापस आ जाएगा, जिससे वायुमंडल उतना ठंडा नीचे का हो नहीं पाएगा। इस वजह से अगर स्वच्छ आकाश है बिना बादल का तो तापीय प्रतिलोमन के लिए अच्छी कंडीशंस बनती हैं। उच्च या मध्य अक्षांश, देखिए जो मध्य अक्षांश का मतलब है 40-45 डिग्री अक्षांश के आसपास और उच्च का मतलब है ध्रुवों के आसपास। तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर सूर्यतप कम मात्रा में पहले से ही प्राप्त होता है और फिर सर्दी की अगर लंबी रातें हैं तो फिर और कम मात्रा में सूर्यतप मिलता है। इस वजह से वहाँ पर धरातल रात में और ज़्यादा ठंडा हो सकता है। स्थिर पवनें, आसपास से कोई ठंडी या गर्म हवाएं भी नहीं आ रही हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर जो तापमान की दशाएं उस स्थान पे बन रही हैं वो डेवलप हो जाती हैं। अगर बाहर से कोई हवा आ जाएगी तो फिर टेम्परेचर को वो परिवर्तित कर सकती है। इसी वजह से स्थिर पवनें अगर हैं तो कंडीशन बन सकती हैं। धरातल के निकट वायु में नमी की कमी होनी चाहिए। जो धरातल के निकट है वायु, उसमें अगर जल वाष्प कम है तो धरातल से निकलने वाला विकिरण आराम से ऊपर चला जाएगा और धरातल ठंडा हो जाएगा। लेकिन अगर धरातल के निकट वायु में नमी है, जलवाष्प है, तो फिर पृथ्वी से निकलने वाले विकिरण को वो धारण कर लेगी, जिससे वायुमंडल गर्म बना रहेगा, फिर वो ठंडा नहीं हो पाएगा। और तापीय प्रतिलोमन होने के लिए नीचे का वातावरण ठंडा होना चाहिए, ऊपर का वायुमंडल गर्म। तो अगर निकट वायु में नमी की कमी है तो फिर ऐसा हो सकता है आराम से। हिमाच्छादन, अगर धरती के ऊपर हिम यानी बर्फ़ की चादर बिछी हुई है तो फिर दिन के समय जब सूर्य की किरणें उस पर पड़ेंगी तो वो ज़्यादातर किरणें रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। इस वजह से धरातल ज़्यादा गर्म नहीं हो पाएगा और रात में जब विकिरण निकलना शुरू होगा तो धरातल और ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, जिससे नीचे की वायु बहुत ठंडी हो जाएगी। तो इतनी अगर कंडीशंस बन रही हैं तो फिर ये विकिरण प्रतिलोमन के लिए बहुत उपयुक्त दशाएं हैं। इन परिस्थितियों का परिणाम ये निकला कि धरातल ठंडा हो जाएगा, धरातल ठंडा हो जाएगा और जिससे क्या होगा? निकट की वायु भी ठंडी हो जाएगी। और यही तो तापीय प्रतिलोमन है। अब ये किस वजह से हुआ है? ये विकिरण की मात्रा में परिवर्तन की वजह से हुआ है, धरातल के निकट हुआ है, इसीलिए इसको धरातलीय तापीय प्रतिलोमन या विकिरण तापीय प्रतिलोमन कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि यही सबसे प्रमुख तापीय प्रतिलोमन यही है, अगर आपसे कोई पूछता है तापीय प्रतिलोमन क्या है, तो आप सीधे कह सकते हैं कि देखिए नॉर्मल ये होता है कि जब हम धरातल से या समुद्र तल से ऊपर बढ़ते हैं तो तापमान में कमी आनी चाहिए, यही नॉर्मल कंडीशंस है। लेकिन किसी किसी स्थान पे किसी किसी समय पर इन परिस्थितियों की वजह से क्या होता है कि जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो हमको गर्म वायु मिलती है। तो नीचे की वायु ठंडी कैसे हो गई? वो इन कारणों से हो गई। सर्दी की लंबी रातें हैं, लंबी रात होने की वजह से धरातल ज़्यादा ठंडा हो गया, इसलिए धरातल के निकट की हवा ठंडी हो गई और ऊपर की ठंडी हो नहीं पाई उस दर से। इसी वजह से ऊपर गर्म मिली और नीचे ठंडी। इसी स्वच्छ आकाश और इन सब कंडीशंस को हमने आपको समझाया, इनकी वजह से तापीय प्रतिलोमन बन सकता है। जब भी तापीय प्रतिलोमन बनेगा तो उसके कुछ परिणाम होंगे, परिणामों पर हम अलग से बात करेंगे। यहाँ पर क्या बनेगा? इसकी वजह से कोहरा बनेगा। इसका परिणाम क्या निकलेगा? जब भी ऐसा होगा तो कोहरा बनेगा, फॉग। क्यों बनेगा? देखिए नीचे ठंडी हवा हो जाएगी
और ऊपर उसकी अपेक्षा ज़्यादा ठंडी हवा नहीं होगी, यानी गर्म हवा होगी। गर्म हवा में कुछ न कुछ नमी की मात्रा है पहले से, और ठंडी हवा जो होती है टेम्परेचर को गिरा देगी, यानी संघनन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और जो भी हवा में नमी है वो जो है संघनित हो जाएगी, यानी जल वाष्प के रूप में, जल के टुकड़ों के रूप में वो गिरने लगेगी। उसी को कोहरा कहते हैं। तो आप देखते हैं कि सर्दी के महीनों में कोहरा जो है वो दिखाई पड़ता है, तो ये इसी वजह से, तापीय प्रतिलोमन की वजह से होता है, क्योंकि धरातल ठंडा हो जाता है तो संघनन की प्रक्रिया धरातल के निकट ही प्रारंभ हो जाती है। वैसे ये तो बादल है ना, कोहरा भी एक प्रकार का बादल ही है जो उतना डेंस नहीं है। ये बहुत ऊंचे पर जब तापमान गिरता है वहाँ बनता है, लेकिन जब कभी कभी नीचे तापमान गिर गया तो ये कोहरा, यानी वो बादल जो हल्के हैं वो नीचे ही बनने लगते हैं, उसी को कोहरा कहा जाता है। शहरों में अक्सर आपको ये देखने को मिलेगा, और शहरों में धुआं और प्रदूषण भी जब इसमें शामिल हो जाता है तो फिर वो एक विषैला कोहरा बन जाता है। उसके विषय में आप प्रदूषण वगैरह चैप्टर में पढ़े होंगे। उसको बोलते हैं फोटो स्मॉग, यानी स्मोक भी जो है, फाग में स्मोक भी मिल जाता है तो स्मोक बन जाता है वो, तो कोहरा बनता है। अब कोहरा देखिए, जो विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र हैं तो वहाँ पे कोहरा सुबह जब सूरज निकलने लगता है तो कोहरा छट जाता है, क्योंकि जैसे ही सूर्य तपाया धरातल गर्म होना शुरू हुआ, वैसे ही तापीय प्रतिलोमन की जो दशाएं हैं वो उलट जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, तो कोहरा भी ख़त्म हो जाएगा। जहाँ पर मध्य अक्षांश होते हैं वहाँ पर सूर्यतप बहुत धीमे धीमे प्राप्त होता है, इसीलिए वहाँ पर कोहरा जो है वो कई 100 मीटर ऊंचे तक छाया रहता है। भूमध्य रेखा पर 10-15 मीटर ऊंचे तक कोहरा होता है, उसके ऊपर कोहरा नहीं होता है। लेकिन आप मध्य अक्षांशों पे जाओगे 40 डिग्री, 42 डिग्री, 45 डिग्री के आसपास, तो वहाँ पर 200-400 मीटर तक आपको कोहरा, मोटा कोहरा, घना कोहरा मिलेगा आपको। और अगर आप भूमध्य ध्रुवों की तरफ और ज़्यादा पहुँच जाओगे उच्च अक्षांशों पर, तो आपको लगभग 1 किलोमीटर के आसपास मोटाई तक कोहरा छाया मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर तापमान और ज़्यादा गिर गया था। तो कोहरे की मात्रा, कोहरे की डेंसिटी और ऊंचाई निर्भर करती है कि वो कहाँ पर है। कोहरे से क्या फ़र्क पड़ता है? कोहरा जो है दृश्यता को कम कर देता है, जिससे बहुत सी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। कोहरे की वजह से जो है, अगर उसमें स्मोक भी मिल गया तो वो एक विषैला कोहरा बन जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। तो इस प्रकार से ये तापीय प्रतिलोमन का एक परिणाम है। अब देखिए दूसरा, उच्च वायुमंडलीय तापीय प्रतिलोमन। इसके विषय में आपको बहुत नहीं जानना है। उच्च वायुमंडल का मतलब है ये समताप मंडल में बनता है, जाकर के समताप मंडल में बनता है कभी कभी। ये वाला देखिए, ये समताप मंडल में बनता है, समताप मंडल में। अभी आपको हमने बताया था कि समताप मंडल में ओजोन की परत पाई जाती है, और ओजोन की परत अल्ट्रावायलेट किरणों को ग्रहण करके गर्म हो जाती है, और ओजोन परत के नीचे का जो वायु है वो ठंडा रहता है अपेक्षाकृत। मान लेते हैं कि समताप मंडल है, ये समताप मंडल है, तो समताप मंडल में बिल्कुल नीचे ओजोन की परत नहीं पाई जाती है। ओजोन की परत यहाँ पर है, ओजोन की परत यहाँ है, और यहाँ पर जो वायु है ये तो ठंडी ही है, ये ठंडी वायु है, और ये ओजोन जो है, ओजोन जहाँ पर ज़्यादा है ये हो जाती है गर्म, क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करती है। तो नीचे ठंडी वायु, ऊपर गर्म वायु, यही तो तापीय प्रतिलोमन की कंडीशंस हैं। तो इसको उच्च वायुमंडलीय तापीय प्रतिलोमन कहते हैं। देखिए, तापीय प्रतिलोमन को अगर ग्राफ से प्रदर्शित करना हो आपको तो कैसे प्रदर्शित करेंगे वो भी आप समझ लें। तापीय प्रतिलोमन, तापीय प्रतिलोमन, देखिए ये अगर ऊंचाई मान लें और ये तापमान मान लें, तापमान इधर को बढ़ रहा है और ऊंचाई इधर को बढ़ रही है, तो जो नॉर्मल सामान्य ताप ह्रास दर है वो इस तरह से होती है, इस तरह से। यह है सामान्य ताप ह्रास दर। यानी कि अगर यहाँ पर टेम्परेचर है
तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो तापमान नीचे की तरफ आता जाएगा, यानी तापमान पीछे आ रहा है। और तापीय प्रतिलोमन की कंडीशन में क्या होता है, इसी का जस्ट विपरीत हो जाता है। ये तापमान है, इधर को तापमान बढ़ रहा है, और ये ऊंचाई है, इधर को ऊंचाई बढ़ रही है। तो नीचे वायुमंडल में ही बनता है इन्वर्जन। तो वहाँ पर क्या होता है, जब हम ऊंचे बढ़ते हैं तो तापमान में वृद्धि होती है, यानी जैसे जैसे ऊंचे आएंगे तो वैसे वैसे तापमान बढ़ता प्रतीत होगा, और उसके बाद फिर वही नॉर्मल आ जाएगा। यानी कि बहुत ऊंचाई तक तापीय प्रतिलोमन नहीं पाया जाता है, धरातल के निकट ही पाया जाता है, इसीलिए इसको विकिरण तापीय प्रतिलोमन कहते हैं। तो ये देखिए तापीय प्रतिलोमन हो गया। तापीय प्रतिलोमन क्यों हो गया, क्योंकि ये उल्टा है, ऊंचाई बढ़ने पर ताप बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे टेम्परेचर इतना था और यहाँ ऊंचे आ गए तो टेम्परेचर इतना आ गया। और इसके बाद जो कंडीशन है वो सामान्य ताप ह्रास दर ही है, सामान्य ताप ह्रास दर, ये वाला। तो ये दोनों ग्राफ अगर आप बनाते हैं तो बहुत अच्छा है। ये एक ये सामान्य परिस्थिति में और एक ये तापीय प्रतिलोमन होने की दशा में। तो इस तरह से तापीय प्रतिलोमन को आप ग्राफ से दर्शा सकते हैं। अब हम बात करें दूसरे प्रकार पे, जो है प्रवाही तापीय प्रतिलोमन। ये तो हमने देखा बिना हवा के चले हुए। इसको स्थायी परिस्थितियों में ही बन सकता है, अगर हवाएं चल रही होंगी तो ये प्रतिलोमन नहीं बनेगा। अगर किसी जगह पर तापीय प्रतिलोमन बनता है और वहाँ एग्रीकल्चर को इससे नुकसान है या दृश्यता कम हो रही है, फाग नहीं छट रहा है, तो फिर बड़े बड़े देशों में जहाँ अच्छा पैसा है वहाँ पे हेलीकॉप्टर से हवाएं उत्पन्न की जाती हैं। ऊपर हेलीकॉप्टर जाके ऊपर चलाते हैं गर्म वाले वायुमंडल में, जिससे हेलीकॉप्टर हवा को नीचे फेंकता है, तो गर्म वाली हवा नीचे ठंडी हवा में मिक्स हो जाती है, जिससे तापीय प्रतिलोमन की कंडीशंस ख़त्म हो जाती हैं। या नीचे फिर टेम्परेचर को बढ़ा करके भी तापीय प्रतिलोमन को ख़त्म कर दिया जाता है, जिससे कृषि के लिए, कुछ कृषि के लिए तापीय प्रतिलोमन की दशाएं अच्छी नहीं होती हैं। तो इस तरह से नीचे का तापमान बढ़ा करके, आग जला करके या अन्य कंडीशंस, या फिर हवाओं को मिक्स करके ऊपर जाके हेलीकॉप्टर चला दिया, तो इस तरह से तापीय प्रतिलोमन को ख़त्म कर दिया जाता है। दूसरा जो हमने प्रकार बताया था वो था प्रवाही तापीय प्रतिलोमन। प्रवाही तापीय प्रतिलोमन यानी कि इसमें हवाओं के चलने का कुछ योगदान है। तो इसमें कई प्रकार होते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें आप जो इसका मेन फीचर है वो लिख लें कि ठंडी वायु जब गर्म वायु के नीचे प्रवाहित होकर आ जाती है, प्रवाहित होकर आ जाती है, तो ठंडी वायु भारी होने के कारण नीचे रहती है, नीचे, तथा गर्म वायु ऊपर हो जाती है। गर्म वायु ऊपर रहती है क्योंकि वो हल्की है, और इसी से जो है तापीय प्रतिलोमन बन जाएगा, क्योंकि ठंडा नीचे हो गया प्रतिलोमन। बस आपको उल्टा कंडीशंस कैसे बन गई, इसके कारण से ही इसका नाम बदल गया। उसमें भी ठंडी वायु नीचे है, गर्म वायु ऊपर है, लेकिन उसमें हवा का योगदान नहीं था, इसमें हवा का योगदान है। एक तरफ से मान लेते हैं ठंडी हवा आ रही थी तो वो नीचे जाएगी, एक तरफ से गर्म हवा आ रही थी तो गर्म हवा और ठंडी हवा जब आपस में टकराएंगी आकर के, तो ठंडी हवा भारी होती है, इसलिए वो नीचे नीचे ही रहेगी, और गर्म हवा हल्की होती है तो वो ऊपर उठ जाएगी और ठंडी हवा उसके नीचे प्रवेश हो जाएगी। इस तरह से ये इधर से हवा आ रही थी ठंडी हवा, ठंडी वायु या ठंडी पवन, और इधर से आ रही थी आपकी गर्म हवा, गर्म हवा। अब जब ये हवा गर्म आएगी तो गर्म हवा
ऊपर उठ जाएगी। जब टकराहट होगी तो गर्म हवा हमेशा ऊपर उठेगी क्योंकि वो हल्की होती है, उसका आयतन ज़्यादा है। और जो ठंडी हवा है वो नीचे की तरफ मूव हो जाएगी, यानी उसके नीचे आ जाएगी। और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ठंडी हवा गर्म हवा को ऊपर ढकेल देती है और नीचे अपने लिए स्थान बना लेती है। तो अब यहाँ पर क्या कंडीशंस बन गई? यहाँ पर जब आप यहाँ धरातल पे नीचे खड़े होंगे, ये धरातल है, तो धरातल से जब आप ऊपर की तरफ जाओगे तो नीचे आपको ठंडी हवा मिलेगी और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे वैसे वैसे आपको गर्म हवा मिलेगी। तो आपको भूगोल समझ में नहीं आएगा, आप सोचोगे कि क्षोभ मंडल में तो सर ने बताया था कि ऊपर जाने पे हमको ठंडा ठंडा कूल कूल मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जब हम ऊपर जा रहे हैं तो गरम गरम मिल रहा है। इसका मतलब ये कुछ उल्टा है मामला, यानी व्युत्क्रमण है, प्रतिलोमन है, इन्वर्जन है। तो इसी को तो कहते हैं तापीय प्रतिलोमन। तो ये जो यहाँ पर कंडीशन बन गई, ये कंडीशन, ये क्या है? ये है तापीय प्रतिलोमन, क्योंकि उल्टा हो गया ये। अब ये उल्टा हुआ क्यों, किस वजह से हुआ? क्योंकि ये हवा के चलने की वजह से हुआ। इसे प्रवाह, एडवेक्शनल टेम्परेचर इन्वर्जन कहा जाता है, प्रवाही या अभिवहन तापीय प्रतिलोमन। अब इसमें इसके कई नाम हो सकते हैं क्योंकि अलग अलग कंडीशंस में बनती हैं, तो इसके कई नाम हो सकते हैं। जैसे इसको आप बना लें, फिर इसके हम नाम बता दें आपको क्या क्या नाम हो सकते हैं इसके। एक हो सकता है चक्रवाती तापीय प्रतिलोमन। इसके प्रकार में पहला हो सकता है चक्रवाती तापीय प्रतिलोमन। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जब चक्रवात बनते हैं तो उसका जो शीत वाताग्र होता है, ठंडी हवा और गर्म हवा ठंडी हवा के ऊपर आ जाती है और ठंडी हवा गर्म हवा के नीचे चली जाती है। इससे वहाँ पर तापीय प्रतिलोमन की कंडीशंस बन जाती हैं। चूँकि ये चक्रवाती दशाओं में बनता है, चक्रवात जब पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल में जानेंगे इसे, इसीलिए इसको चक्रवाती तापीय प्रतिलोमन कहते हैं। ये किस में बनता है? शीतोष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण यानी शीत भी हो उष्ण भी हो, मीडियम, शीतोष्ण कटिबंधीय, टेम्परेट आप कह सकते हैं, कटिबंधीय चक्रवातों में, चक्रवात में। इसमें भी ये कंडीशंस बन सकती हैं, ठंडी और गर्म हवा। दूसरा कंडीशन कब बन सकता है? सामान्य, यानी कि हर जगह पर सामान्य क्षैतिज प्रवाह, क्षैतिज प्रवाह, यानी कि किसी भी जगह से, वहाँ किसी भी स्थान पर अगर एक तरफ से ठंडी और एक तरफ से गर्म हवा आ गई तो क्षैतिज प्रवाह होते हुए आ रहा है, तो उसको कहेंगे सामान्य क्षैतिज प्रवाह। तो ये कहाँ बन सकता है? ये किसी भी स्थान पे बन सकता है। सामान्य क्षैतिज प्रवाही प्रतिलोमन, ये किसी भी स्थान पे बन सकता है, कोई चक्रवात होना जरूरी नहीं है। और तीसरा जो बनेगा, जो इम्पोर्टेंट भी है, वो अक्सर उन स्थानों पर बनता है जहाँ पर घाटियाँ पाई जाती हैं। घाटियाँ मतलब इस तरह पहाड़ी एरिया है, एक पर्वत तो ये बीच में घाटी बन गई। तो घाटियों वाले स्थान पर जब इस तरह की कंडीशंस बन जाती हैं तो उसको कहते हैं घाटी प्रतिलोमन, घाटी प्रतिलोमन। तो इन दोनों को तो आप आसानी से समझ गए, जो भी हमने फिगर बताया था कि ठंडी हवा गर्म हवा का मिलाप हुआ और गर्म हवा ऊपर चली गई, ठंडी हवा नीचे आ गई, तापीय प्रतिलोमन बन गया। घाटी प्रतिलोमन को थोड़ा सा समझ लेंगे कि घाटी प्रतिलोमन कैसे बनता है। ये इसी के प्रकार में, इसको अलग से थोड़ा सा लिख भी लें, इम्पोर्टेंट है। कुछ कठिन नहीं है, सिर्फ ठंडी हवा का नीचे आना है और गर्म हवा को ऊपर जाना है। कैसे बनता है घाटी प्रतिलोमन? इसको लंबवत प्रवाही प्रतिलोमन भी कहा जाता है, यानी कि हवा का लंबवत मूवमेंट होता है इसमें। हालांकि वो एग्जैक्ट टेक्निकली लंबवत नहीं है, लेकिन चूंकि पर्वतों के सहारे होता है, होता क्षैतिज ही है, लेकिन वो ढाल ही लंबवत होती है वहाँ पे।
तो घाटी प्रतिलोमन घाटियों में होता है, जैसे कि ये एक कोई ऊंचा पर्वत है, ये यहाँ घाटी बन गई और फिर ये इधर एक ऊंचा पर्वत है, इस तरह से होता है। ये हो गया आपका पर्वत, ये हो गई आपकी घाटी, ये फिर इधर हो गया पर्वत, ये यहाँ पर। अब देखिए, अगर आपने कभी कोई घाटियों में, कश्मीर वगैरह में, हिमाचल प्रदेश वगैरह में घाटियाँ पाई जाती हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे घाटियों में खास चीज़ देखोगे, जो घाटियों में बस्ती या कृषि या होता है तो वो ना तो यहाँ टॉप पे होता है ना यहाँ बिल्कुल बॉटम में होता है। आप देखोगे यहाँ पर्वतों की ढाल के मध्य में, यानी धरातल से कुछ ऊंचे, मध्य में कहने का मतलब मेरा ये है कि धरातल पर यहाँ न बना के थोड़ा ऊंचाई पर बस्तियाँ और कृषि या होटल्स वगैरह होते हैं, थोड़ा ऊंचाई पर। तो आप वहाँ पे ये सोच सकते हैं कि इसको ऊंचे पे क्या बनाने की ज़रूरत थी, वहाँ नीचे जहाँ घाटी में बढ़िया जगह है वहाँ पे बना सकते थे और अच्छा बन सकता था। तो वो आज आप समझ जाएंगे कि वो बीच में यहाँ ऊंचाई पे क्यों बनाते हैं। ये घाटी प्रतिलोमन की वजह से ही होता है, इसको लंबवत प्रवाही प्रतिलोमन भी कहा जाता है। रात के समय में तापीय प्रतिलोमन की उन्हीं कंडीशंस में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ताप गिरता है, यहाँ पर शीघ्रता से ताप गिरता है ऊंचाई पर, क्योंकि ये ऊंचाई पर भी हैं, ऊंचाई पर वैसे भी तापमान कम है और ये खुले शिखर हैं, यहाँ पर विकिरण भी कम प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जब विकिरण निकलना शुरू होता है यहाँ शिखरों पर, तो यहाँ की हवा बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है रात्रि के समय। यहाँ की सरफेस उतनी जल्दी ठंडी नहीं हो पाती है क्योंकि यहाँ से विकिरण कम हो पाता है, पार्थिव विकिरण की बात हम कर रहे हैं। तो जब यहाँ शिखरों पर विकिरण की वजह से धरातल ठंडा हो जाता है तो धरातल के संपर्क वाली वायु भी ठंडी हो जाती है, फिर वो वायु ठंडी होने पर भारी हो जाती है और भारी वायु नीचे की तरफ मूव होने लगती है। यहाँ ये भारी वायु, जो ठंडी वायु है, वो इस तरह से नीचे की तरफ मूव करने लगती है, दोनों तरफ से इस तरह से नीचे की तरफ मूव होने लगता है। इसको कहते हैं अधोमुखी। जब कभी कोई चीज़ नीचे की तरफ होता है तो उसे अधोमुखी प्रवाह, ठंडी वायु, ठंडी वायु का अधोमुखी प्रवाह शुरू हो जाता है रात के समय में। और जब ठंडी वायु चूंकि भारी है तो जो यहाँ पर गर्म वायु थी वो गर्म वायु को ऊंचे उठा देगी और गर्म वायु का ऊपर की तरफ प्रवाह शुरू हो जाएगा, यानी इस तरह से ये गर्म वायु ऊपर चलने लगेगी। इसको बोलते हैं अभिमुखी प्रवाह, गर्म वायु। गर्म वायु का अभिमुखी प्रवाह शुरू हो जाएगा, ऊपर की तरफ चलने लगेगी और ठंडी हवा नीचे आने लगेगी। तो पर्वतों के शिखरों से रात के समय में ठंडी हवा पर्वतों के घाटियों में उतरने लगती है और वहाँ की गर्म हवा ऊपर उठने लगती है। इसका मतलब है नीचे घाटी में बहुत ज़्यादा ठंडी हवा पहुँच जाती है, जिससे वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाता है। और ये हवा इतनी ज़्यादा ठंडी होती है क्योंकि ये ऊंचे से आती है ना, तो ये बहुत ठंडी हवा है और इतनी ज़्यादा ठंडी हवा होती है कि वो वहाँ का जो जलवाष्प है हवा का, उसको बिल्कुल जमा देती है और इसको कहते हैं पाला पड़ना, यानी तुषार पड़ना। इसका परिणाम ये होता है घाटी प्रतिलोमन से पाला पड़ता है, पाला या तुषार, फ्रॉस्ट। देखो, फाग और फ्रॉस्ट में अंतर होता है। फाग में कंडेंसेशन जो होता है वो हिमांक से नीचे नहीं होता है, यानी वो बर्फ़ नहीं बन जाता है पानी, वो हवा की नमी जलवाष्प के रूप में आ जाती है, जल की बूंदों के रूप में आ जाती है, रहती है वो हवा में ही लटकी हुई, इसीलिए वो फॉग की तरह दिखाई पड़ती है। इतना भी वो जलीय इतना भी वो बड़े बूंदे नहीं हो जाते हैं कि वो धरती पे गिर जाए पूरी की तरीके से। छोटी छोटी बूंदें होती हैं, तैरती रहती हैं धूल कणों धुआं इत्यादि में लिपटी हुई। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है फिर क्या होता है, वो जो जलवाष्प धरातल के निकट हवा में जो पानी है या धरातल की दरारों में है या वनस्पति जीव जंतुओं के ऊपर है,
वो जम करके बर्फ़ बनने लगता है, तो उसी को कहते हैं पाला पड़ना। बहुत ज़्यादा कृषि को नुकसान पहुंचाता है ये पाला, तुषार। तो इसीलिए यहाँ नीचे बहुत ज़्यादा हवा ठंडी आने की वजह से इस स्थान पर कृषि करना भी संभव नहीं है और नॉर्मल जो है घर बनाकर रहना भी संभव नहीं, क्योंकि रात में मृत्यु हो सकती है, इतना ज़्यादा ठंडी कंडीशन कभी आ सकती है। यहाँ पर बीच में सामान्य दशाएं होती हैं, इसीलिए बीच में घर, मकान और ढालों पर कृषि वगैरह की जाती है। तो घाटी प्रतिलोमन अगर आपको लिखने को या बताने को कहा जाए तो सीधा आप बताएंगे कि पर्वतों पर रात के समय में जब हवा ठंडी हो जाती है शिखरों पर, तो वो ठंडी हवा घाटियों में नीचे उतरने लगती है और इकट्ठा होती है जाकर के भारी होने की वजह से, और वहाँ की गर्म हवा ऊपर उठ जाती है। इस प्रकार से नीचे ठंडी हवा और ऊपर गर्म हवा वाली सिचुएशन बन जाती है, जिसको घाटी प्रतिलोमन, घाटी तापीय प्रतिलोमन कहा जाता है। इसका परिणाम ये होता है कि यहाँ पर संघनन हिमांक से नीचे होने लगता है, यानी कि बर्फ़ जमने का जो टेम्परेचर होता है उससे नीचे का टेम्परेचर बन जाता है, जिससे पानी धरातल पर जमना शुरू हो जाता है। इसे पाला कहा जाता है, तुषार कहा जाता है। इसकी वजह से कृषि और जीव जंतुओं को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, वहाँ पर रहने की अच्छी दशाएं नहीं होती। इसीलिए घाटियों के बिल्कुल तलहटी में ना तो कृषि होती है और ना ही वहाँ पर रहने की अच्छी दशाएं हैं। इसीलिए घाटियों से थोड़ा ऊंचाई पर, पर्वतों के ढालों पर जो है मकान बनाए जाते हैं, होटलें बनाई जाती हैं और कृषि के लिए भी व्यवस्थाएं की जाती हैं। तो ये है आपका घाटी प्रतिलोमन। इसमें दो वायु के प्रवाह होते हैं, ठंडी वायु अधोमुखी प्रवाह, डाउनवर्ड जो है एडवेक्शन है, और ये अपवर्ड एडवेक्शन है ऑफ हॉट एयर एंड ये कोल्ड एयर। तो ये घाटी प्रतिलोमन हो गया। तो यहाँ पर एक और बचता है यांत्रिक प्रतिलोमन, उसको भी आप समझ लें। तीसरा प्रकार जो हमने बताया था सबसे पहले वो था यांत्रिक। यांत्रिक प्रतिलोमन। मैकेनिकल टेम्परेचर इन्वर्जन, यांत्रिक तापीय प्रतिलोमन। अब देखिए, होता ये भी हवा के प्रवाह की वजह से ही है, लेकिन इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं। ये बिल्कुल आप कह सकते हो हवा के लंबवत प्रवाह की वजह से होता है। इसको समझ लीजिए, आप लिख लेंगे आसानी से। आपको पता है कि जब कभी हवा नीचे उतरती है किसी स्थान पर, जैसे कि 30 से 35 डिग्री के बीच में हवा उतरती है, तो जहाँ पर हवा उतरती है तो हवा सिकुड़ती है, उसका आयतन कम होता है, जिससे कि हवा गर्म होने लगती है। जहाँ पर लगातार हवा उतरने की दशाएं बनी रहती हैं, लगातार हवा नीचे उतर रही है, कहीं से उठ रही होगी तो कहीं उतर रही होगी, तो जहाँ पर हवा उतरती है तो उतरने की वजह से, रुद्धोष्म प्रक्रिया की वजह से उसका ताप बढ़ता है। लगातार हवा के उतरने से वहाँ पर तापमान कभी कभी किसी किसी परिस्थितियों में इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हवा नीचे धरातल तक पहुँच ही नहीं पाती है। वो बीच में ही इतनी गर्म हो जाती है कि वो पुनः जो है ऊपर की तरफ साइडवर्ड में चली जाती है। यानी कि ये हवा उतर के यहाँ धरातल के आने के बजाय इतनी गर्म होती जाती है कि ये फिर हवा बैक होने लगती है, जिससे यहाँ पर गर्म हवा इकट्ठा होने लगती है, गर्म वायु, और नीचे की हवा अपेक्षाकृत ठंडी होती है। इस ताप के अपेक्षा यहाँ पर ठंडी हवा है, क्योंकि यहाँ से आधी हवा नीचे पहुँच भी रही है, लेकिन आधी हवा जो ज़्यादा गर्म होती जाती है वो वहीं फिर ऊपर ही बनी रहती है, क्योंकि वो इतनी गर्म हो जाती है कि वो नीचे नहीं आ सकती है, गर्म हवा ऊपर ही जाएगी। तो इस वजह से ऊपर की वायु ज़्यादा गर्म हो जाती है और नीचे की वायु ठंडी ही बनी रहती है, जिससे तापीय प्रतिलोमन की दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं। और ये हवा के क्षैतिज ऊर्ध्वाधर, ये हवा के ऊर्ध्वाधर प्रवाह की वजह से, वर्टिकल जो है एडवेक्शन की वजह से होता है। इसको यांत्रिक प्रतिलोमन कहा जाता है। इसमें एक और कंडीशन हो सकती है, किसी किसी स्थान पर अचानक से अगर गर्म हवा ऊपर चली जाए तो नीचे आसपास की ठंडी हवा वहाँ पर आ जाती है, और ज़्यादा मात्रा में ऊपर गर्म हवा अचानक से पहुँच जाने की वजह से ऊपर ज़्यादा गर्म हवा और नीचे अपेक्षाकृत ठंडी हवा हो जाती है, जिससे भी तापीय प्रतिलोमन की दशाएं बन जाती हैं। तो इस प्रकार से ये यांत्रिक प्रतिलोमन हो सकता है। तो 3 प्रकार के आपने प्रतिलोमन देख लिए, तापीय प्रतिलोमन,
अब हम देख लेते हैं रुद्धोष्म ताप परिवर्तन क्या है। रुद्धोष्म ताप परिवर्तन का मतलब ये है, आपको पता है कि जब हम समुद्र तल से ऊपर जाते हैं तो ताप में परिवर्तन होता है, जिसको सामान्य ताप परिवर्तन कहते हैं, जो कि नेगेटिव होता है। यानी कि सामान्य परिस्थितियों में धरातल से ऊपर जाने पर वायु का तापमान कम होता है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर। सामान्य ताप ह्रास दर, बहुत बार आपने ये शब्द सुना होगा। रुद्धोष्म ताप परिवर्तन क्या होता है? रुद्धोष्म ताप परिवर्तन एक्चुअली दो प्रकार का होता है। एक होता है, पहले तो आप ये देख लें कि रुद्धोष्म ताप परिवर्तन है क्या। इसको हम पीछे आपको समझा भी चुके हैं। एडियाबेटिक टेम्परेचर चेंज का मतलब होता है वायु को बिना तापमान दिए, बिना तापमान, बिना उष्मा दिए या लिए, यानी उससे ना तो उष्मा उसको दी जाए ना ही उससे उष्मा ली जाए, केवल आयतन में परिवर्तन करके, आयतन में परिवर्तन करने से ताप में परिवर्तन। यह है रुद्धोष्म ताप परिवर्तन। यानी कि अगर हवा को आप हीट दे देते हो, जैसे सूर्य तपाया, हवा को गर्म कर दिया, हवा गर्म होकर ऊपर चली गई, तो ये एडियाबेटिक टेम्परेचर चेंज नहीं है, क्योंकि ये बाहर से तापमान हवा को दिया गया है। अगर हवा को ना तो बाहर से तापमान दिया जाए और ना ही उससे तापमान निकाला जाए, फिर भी उसका ताप घट या बढ़ जाए आयतन के परिवर्तन की वजह से, तो उसको कहते हैं रुद्धोष्म ताप परिवर्तन। मतलब यह है कहने का कि अगर एक निश्चित आयतन है, मान लिया इतने आयतन में हवा है, और इसका आयतन बढ़ा दिया जाए या फिर आयतन घटा दिया जाए, तो ऐसी परिस्थितियों में क्या होगा, ताप में परिवर्तन हो जाएगा। अगर इसका तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो अगर इसका आयतन बढ़ा दिया जाएगा, ये आयतन इसका बढ़ गया, आयतन इसका प्लस हो गया, तो फिर इसका तापमान भी कम हो जाएगा। आयतन बढ़ने पर तापमान कम हो जाता है। और अगर आयतन माइनस कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो तापमान बढ़ जाएगा। सीधा सा सेंटेंस में आप लिखोगे, किसी वायु का तापमान बढ़ा देने से उसका, किसी वायु का आयतन बढ़ा देने से उसका तापमान कम हो जाता है, और वायु का आयतन घटा देने से उसका तापमान बढ़ जाता है। लेकिन अन्य कंडीशंस स्थिर रहनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं हो बाहर से तापमान आने जाने की व्यवस्था ना हो, नहीं तो फिर ये उसके हिसाब से फिर बदलेगा। तो ये दो प्रकार का होता है। अब ये होता कैसे है, जब कभी भी हवा ऊपर से नीचे उतरेगी तो यहाँ डेंस होगी, आयतन कम होगा आकर के उसका, तो तापमान बढ़ना है। और जब नीचे से ऊपर जाएगी तो ऊपर डेंसिटी कम है, फैलाव मिलेगा उसको, आयतन बढ़ेगा तो तापमान गिरेगा। तो ये दो प्रकार का रुद्धोष्म ताप परिवर्तन होता है। दो प्रकार का कौन सा, यानी शुष्क वायु के लिए और आर्द्र यानी नम वायु के लिए, दो प्रकार का होता है ये। एक होता है शुष्क रुद्धोष्म ताप परिवर्तन, यानी कि हवा शुष्क है, हवा में नमी नहीं है, तो अगर वो हवा ऊपर जाएगी तो उसका आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो तापमान घटेगा रुद्धोष्म की वजह से, आयतन बढ़ने की वजह से। तो शुष्क रुद्धोष्म ताप परिवर्तन कितना होता है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर। 1000 मीटर, 1000 मीटर जाने पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी। अगर 1000 मीटर हवा ऊपर जाती है तो उसका इतना फैलाव हो जाएगा कि उसमें 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की कमी आ जाएगी, अगर हवा शुष्क है। और अगर हवा नम है यानी आर्द्र है, उसमें नमी है, तो फिर शुरुआत में क्या होगा, शुरुआत में तो यही कंडीशंस काम करेंगी। शुरुआत में तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड
ये आप नॉर्मल लैप्स रेट जो होता है उससे अलग है। ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर की दर से ही शुरुआत में कम होगी, लेकिन जब हवा एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचेगी जहां पर संघनन होना शुरू हो जाएगा, यानी कि उसमें नमी है, तो वो नमी जल वाष्प में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगी, तब उसका जो ताप ह्रास दर है वो कम पड़ जाएगा। तो आर्द्र वायु का ताप ह्रास दर जो है वो कम होता है, 6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जो दूसरा होता है वो होता है आर्द्र रुद्धोष्म ताप परिवर्तन। ये कितना होता है? 6 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर, 6 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी प्रति 1000 मीटर। शुरुआत में नहीं, शुरुआत में उसी दर से कमी पड़ेगी, जब संघनन स्टार्ट हो जाएगा तो एवरेज जब आप निकालोगे तो 6 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर की कमी आती है वायु के तापमान में। तो इसको रुद्धोष्म इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें जो है आयतन के फैलाव की वजह से हवा का तापमान घट जाता है। तो आशा है इस चैप्टर में आपने तापमान के लंबवत वितरण को और तापीय प्रतिलोमन को समझ लिया होगा। मिलते हैं एक और क्लास में जब हम तापमान के क्षैतिज वितरण पर बात करेंगे और तापमान पेटियां, समताप रेखाएं इत्यादि क्या होती हैं इन पर डिस्कस करेंगे। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।